नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे कैमूर से, जहां लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक पार्टी के जिलाध्यक्ष गजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में हुई संपन्न। साथ ही आपको बताएंगे कि कहां 27 फरवरी से कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज का सामूहिक वैवाहिक समारोह एवं यज्ञोपवीत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रयागराज में शक के आधार पर 45 वर्षीय महिला की उसके साथ रह रहे एक शख्स ने ईंट पत्थर से कूचकर की हत्या। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर कैमूर से है, जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कैमूर व जिले के सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एवं प्रखंड अध्यक्षों की बैठक पार्टी के जिलाध्यक्ष गजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में आहूत की गई। बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सत्यानंद शर्मा ने कहा कि आप सबके कंधे पर विशेष दायित्व है। पार्टी 2024-25 पर काम कर रही है। वहीं बिहार सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार अराजकता के दौर से गुजर रहा है। आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है, अपराध हो रहा है और अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। बैठक में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर शर्मा, प्रदेश महासचिव कचहरी पासवान समेत अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। खाद की किल्लत है कि नहीं है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं। आप अपना टीवी वाला पर जरा सा उठा करके देख जाइए कि खाद के लिए कैसे किसान पीटे जा रहे हैं और कैसे मारामारी हो रहा है। ये हमसे बेहतर आप जानते हैं, रोज मरा आप टीवी में देखते हैं। इसलिए ये सब सारा चीज है और इन चीजों को कहीं हम ऐसे जाया नहीं होने देंगे। हम इस पर एकदम हमारी पार्टी योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर क्या कहना चाहिए? नीतीश कुमार कह रहे हैं लेकिन अभी तक लॉलीपॉप मिल रहा है। अभी तक तो हमने आपको कहा कि 20 लाख नौजवान को रोजगार है। कहाँ गया? रोजगार देने के बजाय रोज बेरोजगारों को पिटवा रहा है, बुरी तरह से लाठीचार्ज करा रहा है। और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कहता है कि लाठीचार्ज हुआ, इसकी जानकारी ही नहीं है। होता रहता है। और क्या मुद्दा आपका? और है कि कुछ लोग पार्टी में शामिल हुए हैं। हमारे अध्यक्ष जी बता देंगे आपको। मजनू गौड़ जी जो जयपुर से निर्दलीय प्रत्याशी रहे थे और बाद में उन्होंने जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किया था, आज वो छोड़कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कैमूर की सदस्यता वो ले रहे हैं और वो कैमूर के संगठन में शामिल हो रहे हैं। कैमूर के संगठन के विस्तार की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। और उसके साथ साथ जो है युवा लोजपा का प्रखंड अध्यक्ष सूरज कुमार जी को भभुआ प्रखंड का बनाया गया है और ब्रजेश बिंद जी को जो चैनपुर से ही आते हैं उनको जो है अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव बनाया गया है। कितने लोग ज्वाइन जी? कितने लोग टोटल ज्वाइन तो बहुत दर्जनों लोग किए हैं, लेकिन प्रमुख रूप से मजनू गौड़ जी जो प्रत्याशी रहे थे, आज वो पार्टी की सदस्यता लिए हैं अपने समर्थकों के साथ और उनको जो है बहुत जल्द हम लोग जिला कमेटी में उनको एक अच्छा जगह मुहैया करा के उनका उपयोग करें। अब जिला अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के, और इस पे युवा हैं आप, और युवाओं के लिए क्या, पार्टी के लिए क्या कहेंगे? युवाओं का सबसे ज्यादा जो सुनहरा भविष्य है वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ है, क्योंकि हमारे नेता युवा हैं और हमारे नेता युवा ही नहीं है बल्कि युवाओं के बारे में सोचने वाले देश के सबसे पहले नेता हैं, जिन्होंने युवा आयोग बनाने की सिफारिश भी लोकसभा के पटल पे की है। अब तक युवा कहलाने वाले नेता बहुत हुए हैं, लेकिन युवाओं की बात असलियत में करने। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां अशोक नगर स्थित कानपुर जर्नलिस्ट क्लब में कन्या कुब्ज ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेस वार्ता कर बताया गया कि संगठन 29वां वार्षिक सम्मेलन सामूहिक यज्ञोपवीत एवं विवाह समारोह आगामी 27 फरवरी को आयोजित करने जा रही है। संस्था के महामंत्री यज्ञकांत शुक्ला ने बताया कि भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन मूल्यों तथा संस्कारों के प्रति बढ़ती हुई उपेक्षा का सामना करने के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु मातृशक्ति की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक आवश्यक है। प्रेस वार्ता में रमाकांत शुक्ला, रमेश पांडे समेत अन्य लोग मौजूद रहे। रमाकांत शुक्ल संस्था का महामंत्री, संस्था कानकुब्ज ब्राह्मण समाज जो पिछले
1995 वर्ष से लगातार सामूहिक यज्ञोपवीत और सामूहिक विवाह का आयोजन करती आ रही है। लगभग हमने आज ये 29वां आयोजन मेरा होने जा रहा है 27 फरवरी को। अभी तक लगभग 300 कन्याओं को हमने विवाह कराया है और औसतन करीब 40 बालकों का यज्ञोपवीत प्रति वर्ष होता है। अगर उनको जोड़ें तो उस हिसाब से हजारों की संख्या में हमारे यज्ञोपवीत हमारे यहाँ लोगों के संपन्न हुए। और ये कार्यक्रम हमारा सनातन पद्धति से होता है। आपने सुना होगा कई जगह विवाह होते हैं तो शाम को जयमाल कराया, तुरंत कन्याओं को विदा कर दिया। हमारे यहाँ रात भर जो सनातन पद्धति है जो घरों में अपनाई जा रही है उसके तहत हम लोग ये कार्यक्रम संपन्न कराते हैं, जिसमें समदौरा, बर्तावन, कलेवा, पिछिया दवाई, जिस तरीके से विवाह ब्राह्मणों का में होता है उसी तरीके से हम लोगों का विवाह संपन्न कराया है। ये हमारे यहाँ की प्रमुख विशेषता है। अन्य जगह तो भाई शादी विवाह जयमाल कराया और जाओ। हमारे यहाँ लगभग एक कन्या को एक जोड़े पर लाख 100 लाख का खर्चा आता है। इसमें हम अलमारी, पलंग, गद्दा, तकिया, फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, पचाड़ के बर्तन, दरवाजे के बर्तन, गैस चूल्हा, प्रेशर कुकर, जब उन सारे सामानों का हम मूल्यांकन करते हैं तो एक जोड़े पर लाख 100 लाख का हमारा खर्च संस्था के द्वारा होता है। चयन प्रक्रिया किस प्रकार होती है? चयन प्रक्रिया हमारे यहाँ 2 फाइलें होती हैं, एक वर एक कन्या की। और यदि किसी का कोई कन्या बाकी ये विवाह योग्य है तो वो अपने बायोडाटा हमारे यहाँ दे जाते हैं, कन्या की फ़ोटो और कन्या का विवरण पूरा। ऐसे ही वर पक्ष दे जाता है। अब ये दायित्व तो संस्था का बनता है कि उन दोनों का मिलान कैसे कराएं। अगर लड़का BA पास है तो ये प्राथमिकता उसकी पूछ लेते हैं कि कन्या क्या ऊपर चलेगी। उसने कहा नहीं इंटर हाई स्कूल चलेगी, तो हम इंटर हाई स्कूल की ही तालमेल मिलाते हैं। तो दोनों पक्षों की मुलाकात कराते हैं। अब दोनों पक्षों से ये कह देते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को समझ लो, और जो आपने हमारे यहाँ फॉर्म भर के दिया है जिसमें लिखा हुआ आगे हमने कोई तथ्य छिपाए नहीं है, इसकी जानकारी कन्या ऊपर पक्ष दोनों एक दूसरे के बारे में जानकारी कर लें। जब दोनों संतुष्ट हो जाएं तो हमारे यहाँ पंजीकरण करा दें, और बाकी आगे का पूरा कार्यक्रम फिर मेरे द्वारा होता है। ये कार्यक्रम किस तारीख को होगा? ये 27 फरवरी को होने जा रहा है। सर एक चीज़ ये बताइए, जो आप दान वगैरह हैं जो पुनीत कार्यों में पुनीत कार्य में सहभागी बनते हैं, सहयोगी होते हैं समाज में से, आज लोगों को मैं ऐसी व्यक्तियों का हृदय से सम्मान करते हैं जो ये पूछते हैं, और आज तक संस्था ने कभी किसी से मांगा नहीं। सिर्फ संस्था ने ये बताया कि हमारे यहाँ 11 कन्याओं का विवाह है, तो कुछ लोग बढ़ के आए, बोले शुक्ला जी हमारी तरफ से 11 कम्बल हो जाएंगे, किसी का हमारी तरफ से 11 अटैची हो जाएंगी। कानपुर से सीनू संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां माघ मेला क्षेत्र में रविवार को आधी रात में हुई सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ है, जिसमें सिर्फ किसी और से बात करने के शक पर 45 वर्षीय सुनीता वर्मा की उसके साथ रह रहे मनीष कुमार यादव ने ईंट पत्थर से कूचकर हत्या कर दी, जिसके बाद अपराधी कौशाम्बी फरार हो गया था। अपराधी मनीष यादव को थाना दारागंज प्रभारी मय टीम ने परेड से गिरफ्तार किया, जिसके बाद हत्या के तहत मनीष यादव पुत्र स्वर्गीय रोशन लाल यादव पर IPC 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही कर जेल भेज दिया गया है। ये 29/1/2023 की घटना थी, जिसमें सुनीता और ये जो अभियुक्त है मनीष यादव दोनों लगभग 4 साल से साथ में रह रहे थे, और 10 दिन हुआ था इनको यहाँ प्रयागराज में आए, और इन लोग के बीच में कुछ विवाद हुआ। इसको मनीष यादव को शक था कि किसी और से बात करती थी, इस वजह से विवाद के कारण इसने इसको ईंटे से मारा, जिसकी वजह से महिला की मृत्यु हो गई और इससे आगे की कार्रवाई। हाँ 4 साल से साथ में रहे। प्रयागराज से सीनू संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जिस समय हम बिस्तर में आराम फरमा रहे होते हैं, उस समय सफाई कर्मी हमारे लौटकर मेहनत से क्षेत्र की सफाई करते हैं। हमारा भी इनके प्रति कोई दायित्व बनता है, जिसके चलते रायबरेली में सोनिया रस्तोगी ने सफाई कर्मियों को कंबल वितरित किए। इंदिरा नगर क्षेत्र के सफाई कर्मचारियों को कंबल वितरित करते हुए पूर्व प्रत्याशी सोनिया रस्तोगी ने कहा कि समाज का ये तबका सभी के लिए समर्पित रहता है। हमारे द्वारा उन्हें बराबर का सम्मान दिया जाए, उनका ध्यान रखा जाए, उन्हें सुरक्षित किया जाए। उन्होंने क्षेत्र को साफ सुथरा रखने वाली सफाई कर्मचारियों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां जिले के लालगंज फतेहपुर मार्ग पर अनियंत्रित बोलेरो ने खड़े एक ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में बोलेरो सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।
आसपास के लोगों की मदद से गाड़ी में सवार सभी घायलों को पुलिस ने लालगंज सीएचसी पहुंचाया है। मंगलवार की सुबह एक शादी समारोह से लौटते समय अनियंत्रित बोलेरो गाड़ी खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। बताया गया है कि दुर्घटना के शिकार बोलेरो गाड़ी पूरे टोडी मजरे सेमरपहा गांव से सरैनी के नींबी गांव में आयोजित शादी समारोह से वापस लौट रही थी। डॉक्टर ए के अंसारी का क्या कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। 2:15 के आसपास करीब 4 लोग एक सड़क दुर्घटना में बोलेरो ट्रक की टक्कर में 4 घायल को चुड़ैल को लेकर के आया गया था एम्बुलेंस द्वारा, जिसमें से परीक्षण करने के उपरांत एक जो व्यक्ति है वो मृत पाया गया और एक व्यक्ति को सिर में गंभीर चोटें थी, जिसके कारण उसका प्राथमिक उपचार करने के उपरांत उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया। एक अन्य व्यक्ति को भी सिर पर चोट थी, लेकिन वो सामान्य था, फिर भी एहतियात के तौर पर सीटी स्कैन के लिए उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया था। और एक लड़का था लगभग करीब 17 साल का, उसको सामान्य चोटें थी, जिसका प्राथमिक उपचार कर उसको घर भेज दिया गया। ये सभी कहाँ के रहने वाले थे सर? इसमें जो मृतक है वो पूरे टोड़ी का है और उसके अलावा क्या कहते हैं मोहित कुमार सूदन खेड़ा का है और अन्य 2 हैं वो भी पूरे टोड़ी के रहने वाले। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर अमेठी से है, जहां कस्बे के ककवा रोड पर बन रहे रेलवे ओवरब्रिज में बाधक व्यापारियों के मकानों और दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला दिया। पिछले कई महीनों से व्यापारियों को नोटिस देने के बावजूद आवासों और दुकानों को ना तोड़ने पर सख्त हुए प्रशासन ने आज सीओ और एसडीएम की मौजूदगी में व्यापारियों के आवासों और दुकानों को बुलडोजर की मदद से गिरा दिया। रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य करीब 50% तक पूरा हो चुका है। इस दौरान एक व्यापारी के परिवार से पुलिस की नोकझोंक भी हुई। एसडीएम प्रीति तिवारी, सीओ ललन सिंह और यूं नगर पंचायत इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। अमेठी से सीनू संवाददाता आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां थाना जहानागंज क्षेत्र में कुछ दिन पहले मोबाइल टावर चोरी करने वाले 15 चोरों को पुलिस की टीम ने बोलेरो पिकअप के साथ बजहा पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया है, जिसका सरगना फरार चल रहा था। पुलिस टीम जगह जगह गिरफ्तारी के लिए रातों में चेकिंग अभियान चला रही थी, जिस दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि चोर अपने 2 साथियों के साथ चुरैया कोट की तरफ से धनहुआ पुलिया होकर गुजरने वाला है। जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एक बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी पर 3 लोगों को आते देख रुकने का इशारा किया, जिस पर चोर बाइक मोड़कर भागने लगे और पीछे बैठा व्यक्ति जमीन पर गिर गया और पुलिस को ललकारते हुए फायरिंग करने लगा, जिस पर पुलिस की टीम ने जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। इस घटना का खुलासा पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर किया। थाना जहानागंज की टीम के द्वारा एक गैंग का वर्कआउट किया गया था जो टावर में चोरी करते थे। इसमें कुल 15 लोग गिरफ्तार हुए थे। 3 अभियुक्त वांछित थे, जिसमें से एक अभियुक्त संतोष सिंह जो थाना निजामाबाद का रहने वाला है, इसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। आज सुबह इसको पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान इसके बाएं पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। ये थाने का हिस्ट्री शीटर भी है, HS नंबर 14A इसका हिस्ट्री शीट नंबर है। इस पर टोटल 23 मुकदमे पंजीकृत हैं। 2 अन्य फरार अभियुक्त जिन पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित है, इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश में है। इस पूरे गैंग का पर्दाफाश करते हुए और भी इनसे बरामदगी करते हुए इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई और अन्य कार्रवाइयाँ की जाएंगी। जो अभियुक्त आज गिरफ्तार किया गया है, इसके पास से एक अवैध तमंचा, 3 कारतूस, 1 जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद हुआ है। इनकी अन्य घटनाओं में संलिप्तता के बारे में भी पुलिस के द्वारा विवेचना की जा रही है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। खबर देवास से है, जहां सोनकश तहसील के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर नगर में एक रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय का घेराव करते हुए तहसीलदार राधा महंत को एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया और मांग की कि हम पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक हमारे पक्ष में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि हमारा नियमितीकरण किया जाए, साथ ही मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। और हम एसडीएम सर के द्वारा मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहते हैं, ताकि हम आंगनवाड़ी सहायिका कार्यकर्ताओं को नियमित किया जाए और हमें सभी विभागों में काम पे लगा दिया जाता है, जिससे हमारा विभाग का काम प्रभावित होता है। और हम चाहते हैं कि हमें समय समय पे सभी सुविधाएं दी जाए और हमारे वेतन में मतलब वृद्धि की जाए।
पहले तो हमारी मांग है कि हमको परमानेंट किया जाए, एक ही है सबसे पहले खेड़ी सेक्टर से हूँ, सीमा चौहान नाम है मेरा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांगे हैं कि हमको सबसे पहले तो नियमितीकरण करना है हमारा, हम लोगों को परमानेंट किया जाए। साथ में हम लोगों को मानसेवी भी बोलकर हम है ना हर विभाग के काम करते हैं, हर विभाग में हमको काम दिया जाता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को मानसेवी भी बोला जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम मानसेवी ना रहें, हमें नियमित किया जाए, हमारे मानदेय को बढ़ाया जाए और हर विभाग में जो हम लोगों को काम दिया जाता है हम उस काम को करने से मना नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम हमको उसका पूरा तरह से मतलब पोषण राशि मिलना चाहिए। कब से आप हड़ताल पे और कब तक? हम 23 तारीख से हड़ताल पे, 23 दिसंबर। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है नियमितीकरण की, मुख्य मांग हमारी यही है कि हमको नियमित किया जाए। नहीं मांगेगी तो क्या है? हम आगे भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के जमानिया से है, जहां मुर्तजा कुरैशी द्वारा पशु तस्करी व गौकशी के माध्यम से अवैध तरीके से अर्जित भू संपत्ति व अचल संपत्ति को आज जमानिया प्रशासन ने कुर्क किया है, जिसकी बाजारू कीमत लगभग 25 लाख बताई जा रही है। वहीं जमानिया कोतवाली पुलिस की प्रेषित आख्या तथा एसपी की संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा पारित कुर्की के आदेश के अंतर्गत तमाम धाराओं के तहत अभियुक्त पर कार्यवाही की जा रही है। मुर्तजा, जिसने अपनी पत्नी मुन्नी बेगम निवासी लोदीपुर कानूनगो मोहाल के नाम अवैध ढंग से संपत्ति अर्जित की थी। वहीं एसडीएम भारत भार्गव, सीओ विजय आनंद शाही सहित तहसीलदार लालजी विश्वकर्मा की मौजूदगी में कुर्की की कार्यवाही की गई है। आज जमानिया कस्बा के कानूनगो मोहल्ला में एक जो है मकान कुर्क की गई है, क्या है मामला और इसकी अनुमानित कीमत क्या है और रकबा क्या है? ये गौकशी के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत माननीय जिलाधिकारी महोदया द्वारा धारा 14(1) में मुर्तजा कुरैशी, जो इसके गैंगस्टर के तहत वादी हैं, उनकी पत्नी मुन्नी बेगम के नाम से अवैध संपत्ति थी। इसी तहत लोदीपुर खास में 66 एयर की रकबे को, जिसका अनुमानित मूल्य जो है 25 लाख रुपए है, इसको जो है कुर्क किया जा रहा है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां सर्विलांस टीम के द्वारा 101 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिसका खुलासा पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने किया है और साथ ही सभी मोबाइल मालिकों को बुलाकर उन्हें उनके मोबाइल सौंप दिए गए हैं। देखिए, गुमशुदा फ़ोन को ढूंढने के लिए हमारी जो मोबाइल रिकवरी टीम है उसने कुछ दिन पहले एक लिंक आम जनता के यूज़ के लिए वो प्रसारित किया था और उस लिंक के माध्यम से हम लोगों को लॉस्ट फ़ोन्स की सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसके पीछे टीम को लगाया गया और टीम ने आज मेहनत करके 101 ये स्मार्टफ़ोन, जिनकी मार्केट वैल्यू कम से कम 11-12 लाख रुपए की होगी, वो बरामद किए हैं और उनके जो भी मूल रिसिपिएंट्स हैं उनको बुला करके फ़ोन उनको हस्तांतरित किए जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन आज की लाइफस्टाइल का एक इंटीग्रल पार्ट है और हमारे व्यक्तिगत जीवन की बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारे यादगार पल और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें होते हैं और मोबाइल फ़ोन के गुम हो जाने से एक ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी क्षति हुई हो। इस थ्योरी पे काम करते हुए पुलिस ने लॉस्ट फ़ोन्स को ढूंढ करके जब उनके रिसिपिएंट्स को वापस किया है तो उन्होंने पुलिस विभाग का भी धन्यवाद किया है और इस जेस्चर की सराहना की है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां बसखारी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भोजपुर में बीते 21 जनवरी को गांव के ही अच्छेलाल रंगी और गुड्डू के द्वारा युवक रणविजय पुत्र बिकानू को घर में घुसकर कुल्हाड़ी और डंडों से मारकर लहूलुहान कर दिया गया, जिसका इलाज प्राइवेट अस्पताल आजमगढ़ में चल रहा था। मंगलवार को युवक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। परिजनों ने 3 लोगों के खिलाफ मामले की तहरीर बसखारी थाने में दी थी, जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रणविजय की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने मृतक का शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और प्रधान की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते रहे। उसके बाद जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के पश्चात परिजनों ने अपनी 12 सूत्री मांगों को डीएम को सौंपा, जिसका आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन मिलने के बाद परिजन शव के अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। भल तो पूरे गांव का मालिक खाया, तुम्हारे दोनों पक्ष में जाए चाहिए। सही है, दोनों पक्ष में कि भाई जौन भयल तो जौन कहा लगन तवन तोहर ओर से करब ओनहु ओर से करब। बाकी इंद्रेश प्रधान का यहाँ तक बहन तक के हाथवा देखला ना, वहाँ लोन के लेके फरार है। हाँ, आप बनावा वीडियो। आपका नाम?
हमारा नाम कौल पत्ती है। इसी गांव की है? हाँ, इसी गांव का है, इसी गांव का बसिंदा है। हमारी है, बगल में घर है। सर यहाँ पे आप आए थे, सर इन्होंने एप्लीकेशन दिया, मांगे किया, इस पे क्या? ये भोजपुर की घटना है। बसकारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति का मर्डर हो गया है और 20 तारीख को इसका घटना हुई है और हॉस्पिटल में भर्ती करके ट्रीटमेंट चल रहा था आजमगढ़ में। कल 31 तारीख को इसका डेथ हो गया था। सो परिवार वालों ने यहाँ पर गांव वालों से मिलकर यहाँ पर NH को ब्लॉक भी किया है। उसके बाद क्षेत्रीय उप जिलाधिकारी और COs पहुँचे हैं, उनसे वार्ता किए हैं। उसके बाद कल रात ADM साहब भी पहुँचे, उनसे वार्ता किया है, कोशिश किया है, बट उन्होंने मानने को तैयार नहीं थे। आज सुबह मेरे पास सूचना मिलके मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और लोगों से वार्ता किया हूँ। इनके परिवार वालों ने मुझे एक 15 सूत्रीय डिमांड दिया है। इसमें काफ़ी कार्रवाई के संबंध में है, सरकारी नौकरी के बारे में है। इसके संबंध में मैंने आश्वासन किया, जो भी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे उसको करेंगे। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी कर लिया है और तीसरे व्यक्ति जो प्रमोद के नाम ये लोग ले रहे हैं उस पर भी कार्रवाई करने के लिए टीम्स लगे हुए हैं और मैंने इनको आश्वासन दिया बहुत जल्दी से इस पर कानूनी कार्रवाई होगी और गैंगस्टर एक्ट के अंदर कार्रवाई करने के लिए भी मांग है। ये सारे चीज़ पर नियमानुसार जो भी न्यायालय की प्रक्रिया है उसके अंदर कार्रवाई होगी। कुछ प्रधान के खिलाफ भी शिकायत है, उसके संबंध में भी जो DPRO है उनके विभाग के द्वारा जाँच करा के उनको नोटिस सर्व करके जो भी नियमानुसार प्रक्रिया है उसका अपना के कार्रवाई की जाएगी, इसका आश्वासन दिया है और परिवार वालों से प्रशासन को सहयोग करने के लिए मांग किया गया है और जो पुण्य आत्मा है उनको शांति मिले इसके लिए भगवान से प्रार्थना करें। गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई सर? 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गया है। एक और व्यक्ति प्रमोद के नाम आ रहे हैं, उनको भी गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास करे। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ हरीलाल प्रजापति की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में SP अभिषेक वर्मा व ASP मुकेश मिश्रा और अशोक कुमार सिसोदिया के निर्देशन में पुलिस व्यवस्था को सही ढंग व भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में कोई कमी नहीं की जा रही है। वहीं थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के नेशनल हाईवे की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां थाना बाबूगढ़ व थाना गढ़ मुक्तेश्वर से संबंधित 2 वायरल वीडियो संज्ञान में आए हैं, जिसकी जांच कर पुलिस की छवि को धूमिल करने वाले पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जो है पैसे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या पूरा मामला? एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ था, जिसकी जांचोपरांत पाया गया कि उसमें कुछ कांस्टेबल्स हैं जो हाईवे पे पोस्टेड है, हाईवे मोबाइल में, और वो लोग गाड़ी पास कराने को लेकर के कुछ अवैध उगाही कर रहे हैं। वीडियो संज्ञान में आते ही जो 4 कर्मी उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही साथ इसमें जो एडिशनल SP उनको इस पूरे प्रकरण की जांच दी गई और जो हाईवे मोबाइल्स में लगातार व्यक्ति एक ही थाने में पोस्टेड चल रहे हैं उनकी भी तैनाती चेंज करी जाएगी। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी से है, जहां विद्युत उपभोक्ता पहचान व समाधान पखवाड़ा के तहत 1 फरवरी से विद्युत विभाग फतेहपुर उपखंड अधिकारी ने अभियान चलाया। साथ ही लोगों की KYC की गई। उपखंड अधिकारी सर्वेश कुमार पाल ने बताया कि KYC भरने का मकसद उपभोक्ताओं को सुविधा देना है। आने वाले समय में विद्युत उपभोक्ताओं को उनका बिल बनने व अन्य योजनाओं की जानकारी समेत तमाम सुविधाएं इस KYC के माध्यम से मिल जाएंगी। आज पहले दिन विभाग की ओर से लगाए गए कैंप में करीब 600 उपभोक्ताओं की KYC की जा चुकी है और आगे भी अभियान 15 फरवरी तक जारी रहेगा। ये KYC फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, हाँ, तो इसका क्या आधार है? ये KYC इसलिए भराया जा रहा है कि जैसे उपभोक्ताओं को उनका बिल बनेगा, बिल सूचना मिल जाएगी, या कोई योजना आएगी, किसी भी प्रकार की योजना आएगी, उनकी सूचना उपभोक्ताओं तक पहुंच जाएगी व्हाट्सएप के माध्यम से, या जिनका ईमेल नंबर अपडेट है ईमेल के माध्यम से। ये कॉर्पोरेशन द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। और ये भी है कि जिस मान लो किसी उपभोक्ता का बिल बन गया, पहले सूचना नहीं मिल पाती थी मोबाइल नंबर ना फीड होने के कारण। अब मोबाइल नंबर फीड रहेगा, जिससे उसका बिल बनेगा तुरंत उसका मैसेज चला जाएगा उपभोक्ता के पास, उसका बिल बन गया है। उपभोक्ता अपना संबंधित विद्युत केंद्र या जहाँ बिलिंग काउंटर बना हुआ विभाग का, वहाँ जाके अपना बिल जमा कर सकते हैं। बैग में जो उपभोक्ता परेशान है, इसके बारे में आप क्या जानेंगे? इसमें बैग जिनके बिल पुराने हो चुके हैं और जो काफ़ी दिन से चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ पे बिल पुराने हो चुके हैं, उनका रिपोर्ट जैसे संबंधित द्वारा रिपोर्ट मंगवा करके उनके बिल सही करा के उनका समाधान किया जा रहा है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां नगर पंचायत अवागढ़ द्वारा स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 2 के अंतर्गत प्रथम चरण में
आज से 10 फरवरी तक डोर टू डोर अभियान के प्रति अपनी सहभागिता करने के लिए लोगों से आह्वान किया गया तथा सफाई वाहन उपकरणों के साथ ही सफाई मित्रों के सहयोग से सुरक्षा किट के साथ व्यावसायिक क्षेत्र में रैली निकाली गई और स्वच्छ भारत मिशन नगरीय को लेकर जानकारी साझा की गई। इस मौके पर वरिष्ठ लिपिक नगर पंचायत तवागढ़ वीरेंद्र पाल सिंह जादौन, सफाई निरीक्षक दीपक उपाध्याय सहित अन्य कर्मचारियों की मौजूदगी रही। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां पकड़ी दयाल प्रखंड के राम अयोध्या सिंह हाई स्कूल आदर्श परीक्षा केंद्र सहित 4 परीक्षा केंद्रों पर 2725 छात्र इंटर की वार्षिक परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 29 परीक्षार्थी आज की परीक्षा में अनुपस्थित रहे। बता दें कि पकड़ी दयाल प्रखंड के प्रोजेक्ट कन्या हाई स्कूल बड़का गांव, राम अयोध्या सिंह हाई स्कूल बड़का गांव, उत्क्रमित मध्य विद्यालय पकड़ी दयाल एवं जय मंगल सिंह हाई स्कूल चैता में इंटर की वार्षिक परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा की व्यवस्था की गई है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए एसडीओ कुमार रविंद्र ने बताया कि सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही परीक्षा की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। सभी केंद्रों पर धारा 144 भी लागू की गई है और सभी केंद्रों पर इंटर की प्रथम दिन की परीक्षा दोनों पाली की शांतिपूर्ण संपन्न हो गई है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां आजम खान को लगा एक और बड़ा झटका। आजम खान के जौहर ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे रामपुर पब्लिक स्कूल के भवन की लीज योगी सरकार द्वारा निरस्त करने के बाद अब भवन खाली कराए जाने की कवायद शुरू हो गई है। आपको बता दें कि रामपुर में जेल रोड स्थित जौहर शोध संस्थान के सरकारी भवन को सपा सरकार ने आजम खान के जौहर ट्रस्ट को 100 रुपये वार्षिक पर लीज पर दे दिया गया था, जिसे निरस्त करने के आदेश शासन द्वारा दिए गए हैं। बीते दिनों कैबिनेट की बैठक में सरकार ने जौहर ट्रस्ट को दी गई लीज निरस्त करने और शोध संस्थान को आजम खान के कब्जे से वापस लेने का फैसला लिया था। इस मामले पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादड़ ने बताया कि जौहर शोध संस्थान है, उसमें कैबिनेट का एक डिसीजन हुआ है। रविंद्र कुमार मादड़ ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, ये शोध संस्थान वाला आरती स्कूल वाला क्या मामला है, उसमें क्या आदेश मिला है और क्या कार्रवाई होने जा रही है? देखिए, जो जौहर संस्थान है उसमें अभी कैबिनेट का डिसीजन हुआ है कि जो शोध संस्थान है उसको पुराने स्वरूप में लेकर आया जाए और उसको अल्पसंख्यक विभाग को सुपुर्द कर दिया जाए। तो उसी के संबंध में हमें आदेश कल प्राप्त हुआ है। ADM SDM सदर CO सिटी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की एक समिति बनाई गई है जो इस पूरे आदेश का अध्ययन करके उसे लागू कराने का काम करेगी। तो इसको कब तक खाली करा लिया जाएगा? तो अब देखिए, आज इनके जो मंडलीय अधिकारी हैं वो भी रामपुर में वो भ्रमण कर रहे हैं। अभी उनसे ही हमारी चर्चा चल रही थी। ये पूरी समिति फील्ड विजिट करेगी और उसके बेसिस पे अग्रिम कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो नोटिस भी इनको दिया जाएगा क्या? वहाँ पे एक स्कूल चल रहा है, तो एक बार उनको प्रबंधन को बता दिया जाएगा कि जितने बच्चे वहाँ पे हैं तो उनके लिए कहीं और अतिरिक्त व्यवस्था कर लें, और ताकि जो हम आदेश है उसका अनुपालन कर पाएँ। कितनी ज़मीन होगी सर ये टोटल? वो डिटेल में आपको अलग से बताता हूँ। थैंक यू। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है, जहां भूकंप आपदा पर आधारित संयुक्त अभ्यास NDRF और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर केंद्रीय विद्यालय अमहट सुल्तानपुर में मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। NDRF के कमांडेंट मनोज शर्मा के कुशल दिशा निर्देश में NDRF समन्वयक व मुख्य एजेंसी के तौर पर रही। इस कार्यशाला में तमाम विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस मॉक ड्रिल अभ्यास का संपूर्ण नेतृत्व NDRF के उप कमांडेंट प्रेम कुमार पासवान के मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर इंद्रदेव द्वारा संचालित किया गया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदाओं के दौरान राहत व बचाव कार्य की तैयारी जांचना एवं विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से समन्वय स्थापित करना था। ड्रिल की समाप्ति के बाद NDRF समेत सभी एजेंसियों को अपर जिलाधिकारी ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि मॉक ड्रिल कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को जागरूक किया जाए तो हम आपदा के दौरान काफी लोगों की जान बचा सकते हैं। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।